हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग एड? इनमें से कौन टीचिंग एड है? वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल, टेप रिकॉर्डर, 6 मिलीमीटर फिल्म प्रोजेक्टर, ऑल द अबव। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टीचिंग एड है। टीचिंग एड आप सब जानते हैं कि टीचर्स जो क्लास में पढ़ाने के लिए साथ में लेके जाते हैं, चार्ट मॉडल कुछ भी हो सकता है। तो इसमें वर्किंग मॉडल है, मतलब इनमेल का मॉडल बना के ले जा रहा है, टेप रिकॉर्डर है और 16 mm का फिल्म प्रोजेक्टर है। तो आपने मेरा ऑडियो विजुअल एड्स का अगर वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे जो हैं वो टीचिंग एड हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव, दैट इज डी। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उसके पहले इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें कि टीचिंग एड्स क्या है। टीचिंग एड्स कैन बी एज बेसिक एज ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जिस पर टीचर पढ़ाते हैं वो भी टीचिंग एड में आता है। उसके अलावा क्या क्या आता है टीचिंग एड में? ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, जैसे डीवीडी प्लेयर को हम ले जा सकते हैं, वीडियो प्रोजेक्टर्स को ले जाते हैं। जब इफेक्टिव पढ़ाई करनी होती है तो हम उस चीज को अगर डिस्प्ले करके पढ़ाते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स टेंड टू गेट मोर इन्वॉल्व। जब टीचिंग एड का प्रयोग किया जाता है तो बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं पढ़ाई के साथ। और टीचिंग में जो भी यूज किया जाता है वो कई तरह के होते हैं, तो जिसको हम देखते हैं कि करके। पहला है ट्रेडिशनल टीचिंग एड, जिसमें कि आता है ब्लैक बोर्ड। ये टाइम इमेमोरियल, मतलब पढ़ाई जब से लिखने पढ़ने का प्रचलन हुआ तब से ये टीचिंग एड का काम आता है। ये आता है, इसका यूज हो रहा है ब्लैक बोर्ड का और व्हाइट चॉक बोर्ड का। ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, अब व्हाइट बोर्ड भी आ गया है। बुक्स का यूज हुआ है, पीरियोडिकल्स। और विजुअल एड्स में क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स ले जाते हैं, कोई चीज मॉडल बना के ले जाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, मैप दिखाकर पढ़ाते, फिगर, चार्ट, पोस्टर्स, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड जिसपे हम कुछ चिपकाते हैं, ग्लोब पढ़ाने के लिए जब ले जाते हैं, ग्राफ, और एनी अदर टाइप ऑफ ग्राफिक जिसमें डायग्राम, कटआउट्स या कार्टून बना के भी पढ़ाते हैं। तो ये सारे हो गए विजुअल एड्स। और ये ट्रेडिशनल एड में ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड। फिर मैकेनिकल एड्स होते हैं जिसमें ऑडियो में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीचिंग मशीन हो गया, और विजुअल में हो गया प्रोजेक्टर। एपिडायस्कोप में क्या होता है? रोशनी जलाते हैं, उसके पीछे से दिखाते हैं फोटो को तो उसका इमेज बनता है दीवार पे। फिल्म स्ट्रिप, मोशन पिक्चर। ऑडियो विजुअल जिसमें सुनना देखना दोनों होता है, तो वो फिल्म, टेलीविजन, वीडियो कैसेट, ये सारे हुए। तो विजुअल मटेरियल एड्स में जो हम दिखाकर पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो उसमें चार्ट आता है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। चार्ट, उसमें आउटलाइन चार्ट होता है, टेबल बना के दिखाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, लेवलिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, फ्लिप चार्ट, स्टैंड एंड फ्लो चार्ट सबका यूज होता है। तो विजुअल मटेरियल, ऑडियो विजुअल, मैकेनिक एड्स, ट्रेडिशनल एड्स, सारी चीजों को हमने देखा। तो इस तरह से हमें जो भी क्वेश्चन में दिया गया था वो चारों के चारों क्या थे? वो ऊपर जो तीनों थे सारे टीचिंग एड में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a negative reaction to a mediated communication is described as। इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर दे दिया गया है। तो मेडिएटेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वो कम्युनिकेशन जो कि किसके द्वारा कैरिड किया जा रहा है,
जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको कैरी किया जा रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन कैरी किया जा रहा है तो उसको कैन बी कंट्रास्टेड टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि ये फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है, जब हम सामने बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं, उसका वो विपरीत होता है। ठीक है, तो इसको हम मेडिएटेड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो नेगेटिव रिएक्शन टू मेडिएटेड कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, इसका पैसिव रिस्पॉन्स। इसका आंसर होगा पैसिव रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि हम ये जो है ना मेडिएटेड कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। वो टेक्नोलॉजी के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये इसके विपरीत होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दूसरी जगह भी हम दिए हैं, इसलिए इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल बाय इग्नू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इग्नू के द्वारा जो सैटेलाइट चैनल 26 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, इग्नू ने लॉन्च किया था गांव में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। गांव के लोगों को गांव में आईआईटी की शिक्षा को पहुंचाने के लिए ये चैनल की शुरुआत हुई थी। तो इस चैनल को कौन सा चैनल कहा गया? तो इस चैनल का नाम था एकलव्य ज्ञान दर्शन राजऋषि नन ऑफ दीज। तो इसमें ये चैनल था एकलव्य चैनल। इसमें क्या था, आईआईटी के सहयोग से ये चैनल शुरू किया गया था ताकि टेक्नोलॉजी का ज्ञान ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी मिल सके। इसका एक्सप्लेनेशन है कि एकलव्य चैनल इज डिस्टेंट लर्निंग, ये दूरस्थ शिक्षा का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव था आईआईटी और इग्नू के द्वारा। ये 26 जनवरी 2003 को लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव यही था इस चैनल का कि जो ऑडियंस है ब्रिंग टू द ऑडियंस यहाँ पर द एक्चुअल आईआईटी क्लासरूम। इसमें गांव के लोगों को एक्चुअल आईआईटी क्लासरूम तक लाने की कोशिश की गई। गांव के लोग भी अपने दरवाजे तक आईआईटी का क्लासरूम को वो देख सकते थे। तो ये चैनल जो है वो टेक्निकल एजुकेशन को डेडिकेट किया गया और आईआईटी के सहयोग से इग्नू ने शुरू किया था। और इसे गांव के बच्चों के दूर स्टेप तक आईआईटी का क्लासरूम को पहुंचाया गया। मतलब इसके जरिए वो आईआईटी के क्लास को देख सकते थे। इसे एकलव्य चैनल कहा जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल। इसमें से टीचिंग स्किल क्या है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, ऑल द अबव। तो ये सारा चीज जो है ना ये टीचिंग स्किल है। क्योंकि जब आप टीचिंग स्किल का वीडियो देखोगे, वो भी मैंने डाल रखा है, तो आपको दिखेगा कि ये सारे ब्लैक बोर्ड राइटिंग से लेके क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग सब टीचिंग स्किल है। और ये स्किल में पारंगत होने के बाद ही कोई भी व्यक्ति अच्छा टीचर हो सकता है। ब्लैक बोर्ड में कैसे लिखना है ये स्किल है कि ब्लैक बोर्ड में राइटिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड में लिखते समय 45 डिग्री के एंगल पर खड़े होकर लिखना चाहिए ताकि एक नजर बच्चों पर भी रहे। क्लास में ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड पर मुड़ के लिख रहे हैं और उधर बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो क्लासरूम से कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चनिंग का भी स्किल होता है कि क्वेश्चनिंग कैसा क्वेश्चन बनाना चाहिए और किस किस बच्चों को सारे पूरे क्लास से क्वेश्चन पूछना चाहिए। हर बच्चा को लगे कि उससे पूछा जा सकता है, हर बच्चा अलर्ट हो। और क्वेश्चनिंग यस नो टाइप का नहीं होना चाहिए, द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फिर एक्सप्लेनिंग का भी स्किल होता है कि वो रेलिवेंट हो, स्टेप बाय स्टेप हो और उसे उदाहरण देकर समझाया जा सके। ये सारे जो हैं ये इसमें टीचिंग स्किल है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द अबव आर टीचिंग स्किल।
इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि जिसके बिना अगर ये सारे स्किल ना हो तो टीचर क्या होगा, उस तरह का होगा कि कोई सोल्जर बैटल फील्ड में विदाउट गन चला गया है। तो इसका इसमें हम पहले क्वेश्चन पे जाए। इज लाइक टीचर इज लाइक ए सोल्जर विदाउट गन इन ए बैटल फील्ड। तो बेसिक जो टीचिंग स्किल है उसमें क्या है कि आप जैसे क्लास में एंटर करते हैं तो आपको सेट करना होता है सीन, मतलब क्लास में घुसते आपको पहले पूरे क्लास पे नजर दौड़ाना होता है और देखना होता है कि बच्चे कंफर्टेबली बैठे हैं कि नहीं और लर्निंग के लिए तैयार हैं कि नहीं। फिर आपको देखना होगा कि जब आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट सेंटर्ड होना होगा, मतलब आप जो तैयारी करके गए हैं वो नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों की रिक्वायरमेंट और उनके एंट्री बिहेवियर, मतलब कितना वो जानते हैं, उनके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आपको पढ़ाना होगा। प्रायर नॉलेज मतलब जो पहले से उन्हें पता है कितना वो जानते हैं, उसके बाद से आपको शुरू करना है। आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो क्वेश्चन जो होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, सिंपल होगा और इजी होगा और डीपर लेवल्स ऑफ नॉलेज। इजी का मतलब होगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका इजी होगा और उनके नॉलेज को टेस्ट करने वाला होगा और स्टूडेंट्स को पर्याप्त समय देना होगा आंसर करने के लिए। फिर बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आपको सही पेस पे चलना होगा, खूब तेजी से खूब जल्दी में नहीं पढ़ाना होगा। फिर विजुअल एड्स का जरूरत हो, जहां पर वहां विजुअल एड्स दिखाने होंगे, इसमें आप फ्लिप चार्ट, OHP जहां जरूरत है उसका प्रयोग करेंगे। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है। फिर बच्चों को होमवर्क देना होता है और इसके बाद जो भी आपने पढ़ाया, होमवर्क दिया उसके बाद जो भी पढ़ाया उसको आप कंक्लूड करते हैं, जिसे रिकैपिटुलेशन कहते हैं, ताकि बच्चों को एक बार फिर से समराइज करके उन्हें समझ में आ जाए कि उन्होंने आज क्या पढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है, which of the following statement is most appropriate? टीचर्स के बारे में स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त क्या है। टीचर्स कैन टीच, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट ए डिजायर टू लर्न, लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग थिंकिंग और टीचर्स आर बॉर्न। इसमें क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, तो ये है सबसे अप्रोप्रिएट है बी। उसमें क्या है, टीचर बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, लर्निंग का डिजायर उनमें पैदा कर सकते हैं, वो बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं। वो केवल इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं है, इंफॉर्मेशन मॉन्गर्स नहीं है। टीचर का रोल ये नहीं क्या है और सूचना खूब सारा इकट्ठा करके खूब सारा इंफॉर्मेशन देके चले गए, बल्कि क्या करना है कि टीचर को बच्चों में इंस्पिरेशन पैदा करना है ताकि उनके बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज हो और वो एक अच्छे सिटीजन बने। क्योंकि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड द रोल ऑफ टीचर इज टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ टीचर थ्रू इंस्पिरेशन एंड नॉलेज, ओके, सो दैट दे कैन बिकम एन आइडियल सिटीजन। मतलब अपने ज्ञान के द्वारा एक अच्छे और आदर्श नागरिक का निर्माण कर सकें। टीचर बच्चों को ऐसा उनके व्यवहार में ऐसा चेंज लाएं कि वो एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार हों। फिर है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, फिर है syllabus is an annexure to curriculum. Curriculum is the same in all educational institutions affiliated to a particular university. Syllabus is not the same in all educational institutions affiliated to a particular university. यहाँ सिलेबस और करिकुलम को लेकर बात कही गई है। तो सिलेबस होता है करिकुलम का एक हिस्सा। करिकुलम में क्या होता है कि पढ़ाई और को करिकुलर एक्टिविटी सभी को मिलाकर करिकुलम बनता है। तो करिकुलम ज्यादा व्यापक होता है और सिलेबस छोटा होता है। तो हम यहाँ प्रश्न है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि सिलेबस जो है ना वो करिकुलम का एक हिस्सा होता है।
एक पार्ट होता है। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। करिकुलम एक वाइडर टर्म है, एक विस्तृत टर्म है जो कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज को भी लेता है। इसमें गेम्स, स्पोर्ट्स, स्कूल के अंदर जितनी एक्टिविटीज होती है सबको मिलाकर होता है। तो इसमें एकेडमिक पार्ट भी होता है शिक्षण से संबंधित, और नॉन एकेडमिक पार्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज जो स्कूल के कैंपस में होता है। सिलेबस केवल एकेडमिक होता है, एकेडमिक पार्ट को रखता है, और करिकुलम जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो एकेडमिक पार्ट है, जो शिक्षा से संबंधित है, वो सिलेबस होता है। सिलेबस में वो सारी चीजें होती हैं जो कि एक किसी सब्जेक्ट में क्या क्या कवर करना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और करिकुलम में सारा चीज होता है जो कि एक एजुकेशनल सिस्टम के एक कोर्स में क्या क्या करना है। सिलेबस एक ग्रीक टर्म है और करिकुलम लैटिन टर्म है। ये ध्यान देने की बात है कि सिलेबस ग्रीक टर्म है और करिकुलम लैटिन टर्म है। ठीक है, सिलेबस सब्जेक्ट के लिए सेट होता है और करिकुलम कोर्स के लिए, पूरे कोर्स में क्या क्या चीजें होती है। सिलेबस डिस्क्रिप्टिव होता है, करिकुलम प्रेस्क्रिप्टिव, वो बताता है क्या क्या होना चाहिए, प्रेस्क्राइब करता है। सिलेबस का स्कोप नैरो है और करिकुलम का स्कोप वाइड है। सिलेबस सेट आउट एग्जाम बोर्ड, ठीक है, वो एग्जाम बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है सिलेबस, और करिकुलम गवर्नमेंट के द्वारा होता है। जिस देश का जैसा फिलॉसफी होता है उसी तरह का उस देश का करिकुलम होता है, और वो फिर उसके बाद सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते हैं कॉलेज इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन के, उनके द्वारा बनाया जाता है। सिलेबस टर्म फिक्स्ड होता है, एक साल सिलेबस का टर्म होता है कि एक साल में इतना सिलेबस पूरा करना है। और करिकुलम का टाइटल जब तक कोर्स चल रहा है तब तक होता है। सिलेबस हर टीचर का सिलेबस अलग होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, और करिकुलम जो है वो हर टीचर के लिए सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग समझ गए सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्या था सिलेबस लिखा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है रिसर्च से। मैंने मिक्स करके क्वेश्चन डाले हैं ताकि आप हर तरह का एक एक आइडिया होता चला जाए। तो व्हाट डू यू कंसीडर एज द मेन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में होता है कि एक विषय में आप पढ़ रहे हैं और दूसरे विषय से रिसर्च कर रहे हैं, तो इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं। तो इसका क्या है कि टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। इसका क्या उद्देश्य है कि संपूर्ण रिसर्च के संपूर्ण अप्रोच को पूर्ण रूप में लाना या पूर्ण रूप में जानना। टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन, मतलब किसी एक विषय का जो महत्व है रिसर्च डोमेन में उसको कम करना, या रिसर्च के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना, ओवर सिंप्लीफाई करना, या रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक नया ट्रेंड शुरू करना। क्या इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। इसका क्या मतलब हुआ? होलिस्टिक मतलब सब सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट का लोग दूसरे सब्जेक्ट में होगा तो क्या होगा कि संपूर्णता के साथ पढ़ाई करना, कि मतलब एक विषय का व्यक्ति दूसरे विषय में भी जा सकता है। ये जो अप्रोच है रिसर्च का, ये नया, बिल्कुल नया है, लेटेस्ट इनोवेशन है, नवाचार है रिसर्च में। और ये बिलीव करता है कि साइंटिफिक जो भी फेनोमेना है उसको एकीकृत करना है होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स स्कूल प्रॉब्लम में बी सर्वेड बाय ए टीम ऑफ रिसर्चर। मान लीजिए कि इसको होलिस्टिक का मतलब हुआ कि किसी भी प्रॉब्लम को हर एस्पेक्ट से देखना। होलिस्टिक का मतलब हुआ कि शिक्षा से, समाज के पॉइंट से, विज्ञान के पॉइंट से, ये मेडिकल पॉइंट से, हर चीज, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी को देखा जाएगा तो उसको देखने का जो अप्रोच होगा वो होलिस्टिक होगा, और इसे हम इंटरडिसिप्लिनरी कहेंगे। इसको उदाहरण से समझाया गया कि किसी भी बच्चे का अगर कोई प्रॉब्लम है स्कूल में तो टीचर, एजुकेशनिस्ट तो देखेगा ही देखेगा, टीचर भी देखेगा,
मतलब शिक्षाविद देखेगा, टीचर देखेगा, डॉक्टर भी देखेगा और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी। तो हर लोग अपने अपने नजरिए से देखेंगे, समस्या को समझेंगे। तो इस तरह का जब हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं तो उसे होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, क्योंकि इसमें सब तरह के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड मशीन्स इज नोन एज। मतलब फीडबैक सिस्टम जो मशीन में या ह्यूमन और एनिमल में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 8 इज साइबरमेटिक्स, रिवर्स कम्युनिकेशन। फीडबैक मिलना है तो इसका मतलब रिवर्स कम्युनिकेशन से लोग कंफ्यूज होते हैं, सेलेक्टिविटी स्टडी और रेस्पॉन्स एनालिसिस, लेकिन इसका आंसर है साइबरमेटिक्स। अब हम देखते हैं कि साइबरमेटिक्स क्या होता है। इसका आंसर है साइबरमेटिक्स। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि फीडबैक सिस्टम जो है, दोबारा आ गया, साइबरमेटिक क्या है कि ये कम्युनिकेशन का स्टडी है, संचार का, जो बातचीत, और एंड कंट्रोल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मशीन्स और जो भी लिविंग बीइंग है उसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, कोई जानवर आपस में कैसे बात करते हैं, मनुष्य कैसे बात करते हैं, मशीन्स। तो साइबरमेटिक्स क्या करता है, यह इसका विश्लेषण करता है ह्यूमन के एबिलिटी का, जानवर के एबिलिटी का और कुछ मशीन्स की एबिलिटी को, कि वो उसमें जो इनपुट डाला गया है वो या अपने एनवायरनमेंट में वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं या किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स या एडजस्ट करते हैं वो क्या है, मान लीजिए कि वो किसी माहौल में एडजस्ट करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो फीडबैक दे रहे हैं या अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ये फीडबैक जो है ना वो पीपल और मशीन को कंट्रोल करता है, उनके एक्शन को कैसे कंट्रोल करता है, तो उनको बताता है कि वेदर दे आर प्रोसीडिंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये जो वो रिएक्ट करते हैं मशीन और लिविंग बीइंग्स और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने माहौल से, एनवायरनमेंट से, वातावरण के साथ जो एडजस्ट करके जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसे हम ये कहते हैं साइबरमेटिक्स। ये अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एट अंटार्कटिक। अंटार्कटिक में रिसर्च करने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा जो रिसर्च स्टेशन बनाया गया है उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरी गंगोत्री या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है दक्षिण गंगोत्री। इसके बारे में हम और जानते हैं थोड़ा डिटेल से कि इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम जो है, अंटार्कटिक प्रोग्राम, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब केवल एक ही एस्पेक्ट को लेके नहीं चल रहा बल्कि बहुत सारे एस्पेक्ट को लेके चल रहा है और कई इंस्टीट्यूशन इसके साथ जुड़े हुए हैं। और सारे इंस्टीट्यूशन किसके कंट्रोल में है? तो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओशन रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक रिसर्च एंड ओशन रिसर्च, इसमें मल्टी इंस्टीट्यूशनल कई इंस्टीट्यूशन जुड़े हैं और कई विभाग, कई तरह के विभाग जुड़े हुए हैं। ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम है। ये 1981 में शुरू हुआ था, जब इंडिया फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन हुआ था, पहली बार अंटार्कटिका लोग गए थे। ये प्रोग्राम ग्लोबल एक्सेप्टेंस इसको मिला और इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी साइन किया, समझौता किया। सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक रिसर्च बेस जो हुआ वो बना कब 1983 में, और ये किसके द्वारा? मैत्री बेस सुपरसीडेड बाय, उसके बाद इसे मैत्री बेस ने सुपरसीड किया। ठीक है, इस प्रोग्राम ये बना 1981 में, बाद में मैत्री प्रोग्राम इसके
इसको सुपरसीड कर दी। और ये प्रोग्राम में क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, अर्थ, केमिकल, मेडिकल साइंस, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया ना, कि एटमॉस्फेयर का साइंस, बायोलॉजिकल, अर्थ, केमिकल और मेडिकल साइंस इंडिया के द्वारा स्टडी किया जा रहा है, जिसमें कितने साइंटिफिक एक्सपेडिशन हुए हैं अब तक, 30। अंटार्कटिका में 14 अक्टूबर 2010 तक 30 एक्सपेडिशन हुए। और अभी क्या है, अभी क्या प्लानिंग हो रही है कि एक और रिसर्च स्टेशन बनाया जाए इस क्षेत्र में, जिसका नाम होगा भारती। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज भारती, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से इंडिया इज all set to join the elite group of 9 countries के elite group में, जिनका मल्टीपल बेस है अंटार्कटिका में, उनके साथ इंडिया भी जुड़ गया है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखने का होगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है, जो कि नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओशन रिसर्च किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कब शुरू हुआ था, 1981 में पहला इंडियन एक्सपेडिशन हुआ था अंटार्कटिका का, और ये इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला, और इसने इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी साइन किया, और 9 कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हो गया, जिनके कई बेस हैं अंटार्कटिका में। और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक रिसर्च बेस 1983 में बना, जिससे कि मैत्री बेस ने सुपरसीड किया 1990 में। और इस प्रोग्राम में एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, अर्थ, केमिकल, मेडिकल साइंस सभी चीजें स्टडी हो रही हैं, और 30 साइंटिफिक एक्सपेडिशंस हो चुके हैं 2010 तक, और फिर एक्स्ट्रा रिसर्च स्टेशन बनाने की बात हो रही है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, फिर मैं और वीडियो लेके आऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है? ऑडियो कैसेट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रिंटेड मटेरियल, ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें से जो है ना, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। कैसे नहीं है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले इसको टिक कर दो, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज नॉट ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर? जो होता है, एक प्रोजेक्टर होता है जिस पर ट्रांसपेरेंट शीट रखा जाता है, और इसका पिक्चर फिर दीवार पे बनता है। तो OHP भी कहते हैं सिंपल में, शॉर्ट फॉर्म में। तो क्यों नहीं है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो कि किसी भी विषय का एसेंशियल नॉलेज देता है। करिकुलम में, जो भी करिकुलम है उसमें जिस विषय के बारे में पढ़ाना है, तो उसमें आप इंफॉर्मेशन टीचर जो आते हैं पढ़ाने, तो वो कॉम्बिनेशन लाते हैं कि मीडिया को इंक्लूड करते हैं, जिसमें किताबें होती हैं, सप्लीमेंट्री रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वर्क बुक होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, मैग्नेटिक मीडिया, DVD, CD-ROM, कंप्यूटर कोर्सवेयर, ये सारे ऑनलाइन सर्विसेज, इन सब की मदद से टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा। ये इसका ओपन सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है। OHP में ऐसा नहीं होता है, कहीं से हमें OHP में हमें खुद तैयार करना पड़ता है, खुद तैयार करके उसको प्रोजेक्टर से देखना पड़ता है। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के रूप में नहीं आता है, बल्कि जो बुक्स और वगैरह बुक्स और रेफरेंस बुक्स, CD-ROM, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि OHP इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में नहीं आता। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर हम लोग कल और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को और कुछ चाहिए होगा तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।